हेलो स्टूडेंट, चैप्टर अपना कंटिन्यू है, चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है ना। इसके अपन ने कितने क्वेश्चन देख लिए थे, 14 तक मैंने सॉल्व करा दिए थे है ना, 14 तक करवा दिए थे। आई होप कि 14 तक हो गए होंगे, इसके बीच में मैंने छुड़वाए भी थे। ठीक है, अब देखो, अब जैसे जैसे अपन डाउन जा रहे हैं वैसे वैसे अब क्वेश्चन थोड़े हार्ड पड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके बाद में अभी 15 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। देखो क्या है 15 क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देखो बहुत सरल, बिल्कुल इजी है। क्या है, देखो क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अपने को ये साइड इक्वल टू ये साइड प्रूव करना है। देखो क्या होगा, सबसे पहले देखो क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, मतलब ठीक है, हरों का परिमेयकरण। तो मैंने पहले ही बताया था कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स में क्या करते हैं, देखो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है ना, इस पूरे टर्म को एज इट इज रहने देते हैं। क्या करते हैं, अपोज बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं ना। बोथ साइड किसका मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर्स का। बोथ साइड मतलब न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर्स में भी मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन क्यों, कैसे करते हैं, अपोजिट साइन में करते हैं। तो अपोजिट साइड में किया है, 1 माइनस कॉस थीटा है तो अपन ने डिनोमिनेटर्स में 1 प्लस कॉस थीटा है, न्यूमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है, डिनोमिनेटर्स में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या होगा, देखो साइन थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा दे तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हर बार मैंने बताया है a प्लस बी एन माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। नेक्स्ट देखो ऊपर तो कुछ करना ही नहीं, ऐसा नहीं मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कैसा ही रहने देना, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नीचे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो अपने को पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो अब कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, देन साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, देन क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो यही प्रूव करना था है ना। देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है ना। देखो इस टाइप का सवाल भी अक्सर एग्जाम पेपर में आता है ना, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, देखो क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अपन ने क्या किया, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किया। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, क्यों ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि क्या अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज टर्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मेरी बात तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है ना। हम हमेशा
अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर माइनस कोस है तो यहाँ हर जगह अपन ने प्लस कोस का मल्टीप्लाई किया, समझ मेरी बात। देन क्या होगा, साइन का ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर, साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल, बचा गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज अ हैंस प्रूव, ठीक है। तो ऐसे सवाल सोल्व होंगे, ठीक है, बहुत सरल। देखो कुछ भी नहीं है इसमें, समझ मेरी बात। देखो अगर तुमको टफ लग रहा है, हम नहीं कर सकेंगे, तो आप इसको उतार भी सकते हो, है ना। ऐसा नहीं खाली देख के मजे ले रहे हो, समझ मेरी बात, उतारना भी है, समझ मेरी बात। स्कूलें चालू होने वाली थोड़े दिन में हो जाएगी, तो टेस्ट लूँगा मैं, सुन लेना कान खोल के, समझ मेरी बात। ऐसे नहीं पढ़ाया छुट्टी हो गया काम खत्म, समझ मेरी। पढ़ना है ना, हम मेहनत करें तो तुमको देख थोड़ी सी मेहनत करनी है, समझ मेरी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 भी मैं ही करवाऊंगा, थोड़ा अलग टफ है ना। इसके बाद देखो आज एक क्वेश्चन दूंगा मैं, होमवर्क दूंगा, वो तुमको करना है ना। करना कैसे है, मतलब सोल्व हो जाता है तो या तो ग्रुप में डालो या फिर जल्दी से सारे उनको मैसेज कर देना कि मैंने होमवर्क दिया, इस हो गया क्वेश्चन। करना है ना, उसको मैं पूछूंगा अभी सर से, ठीक है। देखो पहले एक क्वेश्चन कर लो, फिर होमवर्क देता हूँ। क्या है क्वेश्चन, साइन 6 प्लस कॉस 6, साइन की पावर 6 माइनस कॉस की पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस ठीक है, यह सवाल है, ठीक है। देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सवाल नोट डाउन करना है, क्या है, साइन 6 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है, कुछ भी नहीं। देखो साइन की पावर 6 माइनस कॉस की पावर 6, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस फॉर्मूला जो भी फॉर्मेट दे रखा है, इसको कैसे किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है। देखो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, वापिस 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। अब देखो एक फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, समझे। देखो इसी फॉर्मेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, देखो होल क्यूब एंड होल क्यूब, समझ मेरी बात। देखो तो अपने पास ए की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, एंड बी की वैल्यू अपने पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज वैल्यू फॉर्मूले में फिट करनी है। देखो कैसे फिट करनी है, सबसे पहले क्या है, ए माइनस बी, तो अपने पास ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं देखो a माइनस बी है तो प्लस है यहाँ पे, ठीक है। देखो थोड़ा अपोजिट है फॉर्मूला, अपोजिट ही है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, a माइनस जो होता है तो यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। लेकिन और प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है और वहाँ प्लस होता है, ठीक है। देखो क्या होगा, 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर अपने पास ए साइन है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 हो गया, फॉर्मूला है, ठीक है। देखो बार बार लिख के बताऊंगा नहीं, फिर भी देख लो,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 1 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो क्या होगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो माई 2 साइन स्क्वायर कोस थीटा ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। देखो प्लस क्या है माइनस क्या है, होगा क्या, वापस कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। लेकिन क्यों क्या है, क्योंकि अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। समझ में आ रही बात, इसलिए अपन ने 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस किया है, ऐड किया है। समझ में आ रही बात है ना, ये अपने सेल्फ कॉमन सेंस से ऐड करना है। क्योंकि मतलब कैसे होगा, कोई तरीका नहीं, कैसे क्या होगा, अभी 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा तो पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अपने पास क्या हो गया, देखो माइनस का साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एंड माइनस का 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस, ठीक है। देखो माइनस का साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, समझ में आई बात। देखो क्या किया है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, दोनों टर्म माइनस किए, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 1 माइनस एंड 2 माइनस, तो कितना हो गया, माइनस का 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब देखो इसको छोड़ दो, अब अपने पास क्या आ गई, साइन 4 कोस 4, ये जो पूरी टर्म है यहां से लेकर यहां तक, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस देखो क्या किया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो अगर यदि इसको अपन फिर से ओपन करते हैं, यदि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को फिर से ओपन किया जाए तो ये वाली टर्म आएगी, पूरी आएगी। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा है 6th क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो अपने पास ये फॉर्मूला है, इसको इस फॉर्मेट से खोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, साइन 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस कोस 4। देखो सेम टू सेम आ गया, साइन 4 कोस 4 एंड देन साइन 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ठीक है। तो अपन ने इसको इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इसको फिर से रीओपन करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, एक का पहले स्क्वायर करो या कुछ भी मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो दिस इज अ हैंस प्रूफ, आ गया अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। देखो कुछ भी सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, एक बार फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। क्या था, साइन की पावर 6 माइनस कोस की पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ठीक है। तो साइन 6 कोस 6 अपन ने क्या किया, साइन स्क्वायर का होल क्यूब माइनस कोस स्क्वायर का होल क्यूब, फिर इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ओपन कर लिया,
तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो उस फॉर्मेट में अपन ने सीधा सीधा फॉर्मूले को पुट किया, ठीक है। देन यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 साइन 4 प्लस कोस 4 माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। यहाँ क्या किया, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस किया एन माइनस किया, क्यों किया, क्योंकि सवाल सॉल्व करने के लिए। तो देन यहाँ क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। बचा क्या, साइन 4 प्लस कोस 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो अपन ने इसको इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ना। क्यों लिख दिया, क्योंकि इसको फिर से रीओपन करोगे तो यही टर्म आने वाली, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। देखो ऐसे सवाल सॉल्व होता है। आप फटाफट तुम होमवर्क ले लो, मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ अभी तुरंत प्रभाव से, वो क्वेश्चन तुम अभी कर लो फटाफट। देखो क्वेश्चन है, कोट ए प्लस कोजेक ए माइनस 1 ये सवाल करवा दिया था नहीं मैंने, शायद नहीं करवाया। कोट ए माइनस कोजेक ए प्लस 1 साइन थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस कोजेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा कोट थीटा माइनस कोजेक थीटा। देखो ये जो सवाल है होमवर्क में करना है तुमको, ठीक है। आगे जो भी नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा इसका कैसे सॉल्व किया, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम एक्टिव पैसिव के नेक्स्ट पार्ट के साथ यहाँ पर हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने टेंस के अकॉर्डिंग जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना लिए थे, चेंज कर लिए थे एक्टिव टू पैसिव, जिसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट की कुछ चीज़ें देखी थी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस हो तो हम इज एम आर लगाएंगे, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर लगाएंगे, डू डज हो तो इज एम आर, डू डज डू नॉट और डज नॉट हो तो इज एम आर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डिड नॉट हो तो वॉज वर प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसी सेक्शन में टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स जो चल रहे थे उसमें हम नेक्स्ट लेंगे वो हमारा होगा, हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाते जाते हैं और देखते जाते हैं। तो जो हमारा 5th रूल है, जो हमारा 5th रूल है वो है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो तो जब उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में हम उसको चेंज करेंगे तो होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर की थी कि जब यहाँ पर हम प्रेजेंट में चल रहे हैं तो आगे भी हम प्रेजेंट में चलेंगे, जब हम यहाँ पे फ्यूचर में पास्ट में चल रहे हैं तो हम वहाँ पर भी फ्यूचर में चलेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव काफ़ी कंफ्यूजिंग है, दोनों के टेबल्स भी ऑलमोस्ट सेम है तो इसमें कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव पैसिव का क्लियर है कि जब वो यहाँ पर इस तरफ प्रेजेंट होगा तो पैसिव बनाते टाइम भी वो प्रेजेंट होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके।
Ram is teaching me. सेम थिंग इज एम आर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म भी है। तो अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मी जो है जब सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो क्या बनेगा, आई। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, एम। आई एम बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, बाय राम। क्लियर। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, सेकंड। यू आर कटिंग ट्रीज। ठीक है, इसका पैसिव क्या बनेगा, अब हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा क्या होगा, ट्रीज। तो ये हमने लिखा ट्रीज, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है तो हम यूज करेंगे आर। और अगर यहाँ पर एस नहीं हो के ओनली ट्री होता तो हम क्या करते, इज हेल्पिंग वर्ब यूज करते। ट्रीज आर बीइंग, कट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कट की तीनों ही फॉर्म कट होती है, कट, कट और कट। ट्रीज आर बीइंग कट बाय यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही रहता है। ठीक है, क्लियर। हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, ये थर्ड एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश के साथ हम आर यूज नहीं करेंगे, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो उसके साथ हम इज ही यूज करेंगे। इंग्लिश इज बीइंग, लर्न की थर्ड फॉर्म होगी लर्न बाय मी। जो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, उसमें मी हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म था, तो हमने जब पैसिव बनाया था सब्जेक्टिव फॉर्म में हमने आई यूज किया। यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, तो जब उसको हम ऑब्जेक्ट में बना रहे हैं तो मी यूज कर रहे हैं। ये जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म थी उसका टेबल में पहले ही आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रूल होगा टेंस के अकॉर्डिंग, वो होगा वॉज वर। सेम थिंग, जैसे इज एम आर का हमने बनाया वैसे ही, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी। जब उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, सेम थिंग इज एम आर की जगह जैसे ही वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। She was preparing tea। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टी, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे टी। टी के साथ भी हम was ही लगाएंगे, टी was being। प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड बाय, अब शी का हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हर। ये हमारा पैसिव का सेंटेंस हो गया, टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका।
vegetables were sold सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा इस सेंटेंस में, हम कर देते हैं यहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा। फिर से देख लेते हैं। दे वर सेलिंग वेजिटेबल्स। मैंने थोड़ा सा पैसिव फॉर्म लिख दिया था पहले यहाँ पे, ये करेक्ट सेंटेंस है कि दे वर सेलिंग वेजिटेबल्स। तो अब हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम इसका सेंटेंस क्या बनेगा इसका। वेजिटेबल्स वर। अब अगर यहाँ पर वेजिटेबल होता तो हम वॉज लगाते, लेकिन वेजिटेबल्स है इसलिए हम वर लगा रहे हैं। वेजिटेबल्स वर बीइंग सोल्ड। सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सोल्ड। सोल्ड बाय दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा देम। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, मैं सेंटेंस को ओरली वर्बली बोल देती हूँ, आप लोग अपनी रजिस्टर्स में नोट कर लीजिएगा। वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय देम। क्लियर। अब आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस पढ़े कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस एक्टिव में आते हैं तो उसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस आते हैं तो हम उसको पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। अपनी बुक वगैरह जो भी है उसमें एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे, छोटे बच्चों की भी ग्रामर की बुक ले सकते हैं। आपकी प्रीवियस क्लास की अगर ग्रामर की बुक आपके पास है तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें क्लियर होते जाओगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी को सुप्रभात। अपना लेसन चल रहा था कार्बन एंड कंपाउंड, है ना। लगभग अपना IUPAC ट्राइवल और डिराइव्ड सिस्टम, है ना, व्युत्पन्न पद्धति, है ना, और IUPAC पद्धति ये लगभग समाप्त हो चुकी है। IUPAC पद्धति के अंदर कुछ अपने फॉर्मूलेज बाकी रह गए हैं, कुछ सूत्र बाकी रह गए बनाना, उनको अपन देख रहे थे। फंक्शनल ग्रुप और क्रियात्मक समूह जो बात कर रहे थे अपन, या सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे थे, प्रतिस्थापी की बात कर रहे थे, वो सारी लगभग फिनिश हो चुकी है। लेकिन कुछ डबल बॉन्ड और कुछ ट्रिपल बॉन्ड, एक साथ डबल बॉन्ड आ जाए, एक साथ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, है ना, श्रृंखला कैसे काउंट करेंगे, उसकी चेन कैसे काउंट करेंगे, ये थोड़ा सा सिस्टम अपना बाकी रह गया। प्लस अपन प्रीवियस क्लास में क्या देख रहे थे, आईएसओ और नियो अपन ने बात करी थी लास्ट जाते जाते प्रीवियस क्लास में। आईएसओ से और नियो से कैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, कैसे मैंने बताया था आपको कि ये अपने आप में क्या है, आईएसओ स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें प्रोपेन भी शामिल है। मैथ एथ प्रोप 3 नंबर पे प्रोप आता है, तो मैथ एथ प्रोप अगर मुझे इसे आईएसओ प्रोपिल बनाना है तो मैं इसके साथ क्या कर दूंगा, 2 लगा दूंगा, तो आईएसओ प्रोपिल कंप्लीट हो गया। तो 1 2 2 4 लाइन कंप्लीट, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो ये अपना बन गया था आईएसओ प्रोपिल स्ट्रक्चर और आइसो स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि आइसो के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक कार्बन 2 अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा रहता है, इसी उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चर। एक कार्बन 2 अन्य कार्बन से साथ कनेक्ट रहता है, अटैच्ड रहता है, उसको बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चर। और ये तो क्या लिखा था, आइसो। और दूसरी बात करी थी अपन नियो की, तो नियो में क्या था, इस तरह से स्ट्रक्चर था, ये नियो का स्ट्रक्चर था। इसे मुझे नियो पेंटेन में बनाना थी, नियो पेंटेन मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 कार्बन है, 5 कार्बन की श्रृंखला है, नियो पेंटेन कंप्लीट हो गया। अगर मुझे नियो हेक्सेन बनाना है तो क्या करूँगा, श्रृंखला को थोड़ी लंबी करूँगा, यहाँ 2 और यहाँ एक लास्ट में और श्रृंखला जोड़ दूंगा, तो ये नियो क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। क्यों, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स पे पहुंच गए, और स्ट्रक्चर किसका बन रहा है, नियो का, इसीलिए क्या बन गया, नियो हेक्सेन। और ये भी बात बताई थी कि आइसो और नियो
नियो हेक्सेन है, हेक्सिन भी बन सकता है, अगर डबल बॉन्ड लगा दें तो इसकी टेट्रावैलेंसी को ध्यान में रखते हुए डबल बॉन्ड लगा देंगे, है ना। तो ये नियो हेक्सेन जो है हेक्सिन में बदल जाएगा, हेक्सान में बदल जाएगा, है ना। लेकिन पेंटाइन और पेंटीन में नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि 5 लाइन खींचते ही इसकी टेट्रावैलेंसी खत्म हो जाएगी, 4 बंदों वाला स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपने को इसकी बंद का जो इम्पोर्टेंस बात है वो ध्यान में रखना है। तो अपन नियो और आइसो की बात कर रहे थे, इसके अंदर क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि नियो और आइसो को क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नियो पेंटेन या आइसो पेंटेन को IUPAC में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करना है, जब भी ऐसा कोई नाम आ जाए और उसको IUPAC में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, उसके साथ लगे हुए प्रतिस्थापी को अलग कर देंगे। यानी जो मैथिल ग्रुप है या एथिल ग्रुप है, जो सभी ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ मैथिल का, वो इसको अलग कर देंगे, क्योंकि इनके साथ मैथिल ग्रुप ही आप देख रहे हैं CH3 मैथिल ग्रुप होता है, तो इसके साथ मैथिल या एथिल तो होगा ही नहीं और दूसरे कोई प्रतिस्थापी हो गई नहीं, मैथिली प्रतिस्थापी है। तो क्या करेंगे, अभी तक तो जो नियो हेक्सेन था, अब इसको क्या करना है IUPAC में। तो इसी को क्वेश्चन बना देता हूं मैं, कन्वर्ट नियो हेक्सेन इनटू IUPAC में इसको कन्वर्ट कीजिए। तो IUPAC में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसकी एक श्रृंखला देखेंगे और इसके साथ लगे हुए मैथिल ग्रुप को अलग कर देंगे। तो मैथिल ग्रुप कहाँ लगा हुआ, देखो यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसके साथ इन और आइन का कोई चक्कर है ही नहीं, इन और आइन की कोई श्रृंखला बन नहीं रही है। इसके साथ श्रृंखला क्या बन रही है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड की, यानी एन वाली। तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, नंबर डाल दो 1 2 3 4, इधर से डालो इधर से डालो, बात एक ही है क्योंकि बॉन्ड सिंगल चल रहा है। तो 1 2 3 4 है ना, और 2 पे लगा हुआ है 2 मैथिल। 2 पे कितना मैथिल लगे हुए हैं, 2। तो 2 पे 2 बार आ रहा है, 1 2 पे ये आ रहा है, 1 2 पे दूसरा आ रहा है। तो 2 2 संख्या लिखेंगे, उसके बीच में कॉमा, 2 2 मैथिल ग्रुप कितनी बार आया, 2 बार, 2 बार आया तो डाई, कौन आ रहा है, डाई मैथिल। तो 2 2 डाई मैथिल, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या बन गया, ब्यूटेन। तो 2 2 डाई मैथिल ब्यूटेन बन गया, कौन, ये नियो हेक्सेन। और इसको पूछें कि मान लो इसका बनाओ, तो मान लो इसके साथ अपने को जो श्रृंखला जोड़ रखी है, ऐसे बना रखा मान लो इसको, तो इसका नाम क्या है, अभी बताओ नाम क्या है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। तो क्या बन गया ये, आइसोब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रक्चर आइसो, क्या नाम क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। और कह दिया जाए कि आइसोब्यूटेन को आप IUPAC में कन्वर्ट कर दिए, या कन्वर्ट आइसोब्यूटेन इनटू IUPAC। तो क्या करेंगे, वही चीज़ इसके साथ जो मैथिल ग्रुप लगा हुआ प्रतिस्थापी या सब्सटीट्यूएंट्स, उसको अलग कर देंगे। तो चेन अपनी क्या बन जाएगी, इस तरह से, या तो इस तरह से बनाओ या इस तरह से बनाओ। एक मैथिल अलग निकल गया तो क्या हो गया, 1 2 और 3, ठीक है। 2 पे कौन आ रहा है, मैथिल, सिंगल मैथिल है, तो 2 मैथिल ब्यूटेन बन गया प्रोपेन, क्योंकि एक सी कम हो गया तो मैथ एथ प्रो भी बचा, तो 2 मैथिल प्रोपेन। क्लियर, समझ में आ गई बात। फिर और बनाते देखो स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाओगे उतना सीखते रहोगे। इसी नियो को और इसी आइसो के अपन एक एक एग्जाम्पल और बना लेते हैं ना। तो एग्जाम्पल बेस्ड डे, जितने एग्जाम्पल कॉपी में आप बनाएंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, देखो एक नियो का एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। ये नियो का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब मैं इसके साथ लगा रहा हूँ डबल बॉन्ड और यहाँ लगा दिया CH2, तो हो गया इसकी टेट्रावैलेंसी 2 2 4 2 3 4, इसके साथ 4 है, ये इनके साथ 4 ज़्यादा, ठीक है। अब ये क्या स्ट्रक्चर बना, नियो का स्ट्रक्चर तो है ये, साथ में कितना हो गया, छठा कार्बन और जुड़ गया, तो क्या बन गया, हेक्स। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या बन गया, नियो हेक्सिन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए इन और स्ट्रक्चर नियो का, और 6 कार्बन है तो क्या बन गया, नियो हेक्सिन। क्या बन गया, इन। क्लियर। अब नियो हेक्सिन को कहते हैं, इसको IUPAC में कन्वर्ट कीजिए, फिर वही चेन बन गई चेन। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, उस समय हमने नंबर इधर से डाल दिया था, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, इधर से भी डाल दिया, कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन अब डबल बॉन्ड इधर नजदीक है, ठीक है, डबल बॉन्ड इधर नजदीक है, नंबर इधर से डालेंगे। क्या बन गया, 1 2 3 4 ब्यूटीन, इन है इसलिए ब्यूटीन बन गया। और 1 पे आ रहा इन तो 1 ब्यूटीन। फिर
अब देखो नियो कन्वर्ट हो गया, नियो को अपन ने कन्वर्ट कर दिया, ब्यूटीन बन गया। अब कहाँ आ रहा है, तीसरे पे मेथिल ग्रुप आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए क्या कहेंगे 3,3 डाइमेथिल 1 ब्यूटीन। क्लियर। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये मेथिल ग्रुप अलग निकाल लाना है, किसमें, आइसो और नियो के अंदर। तो आइसो और नियो के स्ट्रक्चर को विशेष तरह से ध्यान में रखना है, और उसको कन्वर्जन जब होता है या कन्वर्जन जब करते हैं तो कन्वर्जन करते के दौरान क्या करना है, हमें उसके मेथिल ग्रुप को अलग निकाल देना। क्लियर। ये हो गया आपके नियो और आइसो की बात। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, डबल बॉन्ड अगर 2 बार आ जाए, सिंगल बॉन्ड तो बात ही नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाए, इस तरह के स्ट्रक्चर हो तो कैसे नाम देंगे और कैसे क्या करेंगे। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया ऐसा, ये एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ और लिख देते हैं, यहाँ CH2 कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें देखिए, अभी तक तो अपन डबल बॉन्ड एक बार ही लगा रहे थे किसी भी फॉर्मूले में, यहाँ डबल बॉन्ड 2 बार आ गया। देखो, ठीक है, तो डबल बॉन्ड 2 बार आ गया है, तो कैसे क्या करेंगे, पहले तो इसकी टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर देखो, बंद सही तरीके से लगे हुए नहीं लगे हुए, 3 और 1 4, 1 2 2 4 2 3 4, 1 2 2 4 2 2 4, इसका मतलब फॉर्मूला सही बना है। क्लियर। अब डबल बॉन्ड 2 बार है, 3 बार भी आ सकता है। तो अब देखो, यहाँ से डबल बॉन्ड देखेंगे तो 1 और 2 पे आ रहा है, इधर से देखेंगे पहले नंबर पे आ रहा है, नंबर इधर से डालेंगे। क्लियर। 5 कार्बन है टोटल, तो पता चल गया होगा पेंट है। क्लियर। तो ना तो ये पेंटीन है क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार है, तो पेंटीन अपन लिख नहीं सकते। अब डबल बॉन्ड देखना है कहाँ 2 बार है, वो नंबर्स कौन सा है जहाँ डबल बॉन्ड 2 बार लगा हुआ है। तो पहला, एक तो पहले नंबर पे, एक तीसरे नंबर पे। स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, पेंट। तो नाम कैसे बन जाएगा इसका, पेंटा 1 पे इन है और 3 पे भी इन है, तो पेंटा 1 3 इन कितनी बार है, 2 बार के लिए डाई। वो डाई कहाँ कहाँ पे, एक तो पहले पे, एक तीसरे पे, ये तो एड्रेस हो गया है ना, 2 बार आता डाई हो गया, और कौन है, डबल इन। तो पेंटा 1 3 डाई इन, या 1 3 डाई इन जो लिखा हुआ है, पेंट 1 3 डाई इन या 1 3 पेंटा डाई इन, दोनों लिखते हैं, पेंटा 1 3 डाई इन या 1 3 पेंटा डाई इन। मतलब सीखने की कौन सी बात है, जो भी पेंट है, ब्यूट है, प्रोप है, वो आपके आ की मात्रा में बदल जाएगा। ब्यूट ब्यूटा हो जाएगा, प्रोप प्रोपा हो जाएगा, पेंट पेंटा हो गया, हेक्स हेक्सा हो जाएगा। ठीक है। और क्या करना है, जहाँ पे नंबर पे डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है उसका एड्रेस, एक पहले नंबर पे, एक तीसरे नंबर पे, वो एड्रेस हमने आगे लिख दिया। और क्या किया, 2 बार आ रहा है इसलिए डाई लगा दिया, और 2 बार आ कौन रहा है, इन आ रहा है, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं अपन, तो डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है इसलिए इन हो गया। तो नाम क्या बन गया, पेंटा 1 3 डाई इन या 1 3 पेंटा डाई इन, दोनों नाम आप लिख सकते हो, दोनों राइट है ना। तो डबल बॉन्ड का ये हो गया। जैसे एक और बनाते हैं डबल बॉन्ड का, मान लो पेंटा ना बना के अपन है ब्यूट का बनाते हैं, तो ब्यूट में कैसे हो जाएगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और CH2, ये ब्यूट का हो गया। अब इसकी टेट्राहेड्रॉन देखो, 3 1 4 1 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर रॉन्ग नहीं हुआ, कार्बन के साथ सही क्रम लगा हुआ है। अब क्या देखना हमें, पहले तो सबसे पहले कार्बन गिनो, 1 2 3 4, 4 कार्बन पे कौन आता है, ब्यूट, तो ब्यूट क्या बन गया, ब्यूटा। ठीक है। अब कार्बन नज़दीक किधर से, सीरियल में, तो इधर से बिल्कुल नज़दीक, क्योंकि इधर के बाद एक ही कार्बन है। अगर इधर गिनेंगे तो 1 और 1 2 कार्बन है, तो नज़दीक वाला ये नंबर डाल दो 1 2 3 4। क्लियर। अब वो कार्बन या वो बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस नंबर पे डबल है, तो एड्रेस लिखो, एक तो पहले नंबर पे, एक दूसरे नंबर पे, तो 1 और 2 पे डबल है। डबल है, डबल के लिए क्या लगाते हैं, डाई। कौन डबल है, इन, तो ब्यूटा 1 2 डाई इन या 1 2 ब्यूटा डाई इन। क्लियर। तो ये अपन ने डबल बॉन्ड के 2 स्ट्रक्चर देख लिए, जिसमें डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए। अब 1 2 फॉर्मूले अपन ट्रिपल बॉन्ड के देख लेते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड 1 2 बार आता है।
तो ट्रिपल बॉन्ड के देखते हैं, देखो ये एक स्ट्रक्चर बना दिया है, इसमें एक ही बार लगा दिया अपन ने, एक बार और लगाना पड़ेगा। अब इससे सबसे पहले तो बॉन्ड देखो, 3 और 1 4, 1 और 3 4, 3 और 1 4, 1 और 3 4, 3 और 1 4, 1 और 3 4, ठीक है। तो बॉन्ड सही लगे हुए हैं। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, कार्बन गिनना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, अब क्या बन गया, हेक्सा। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो किधर से चालू है, देखो इधर से गिनते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है, इधर से गिनते तो भी दूसरे नंबर पे आता है, तो इक्वल नंबर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर नंबर अलग अलग जगह हो, मान लो ये पहले पे होता नहीं दूसरे पे होता, तो गिनना उधर से जहाँ नज़दीक हो रहा है। तो यहाँ तो इधर से गिनेंगे भी तो भी दूसरे नंबर पे, इधर से गिनेंगे तो भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो है ना, दोनों टाइप इक्वल नंबर पे है। तो नंबर किधर से भी डाल दो, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब 2 के बाद डबल बॉन्ड एक है, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी, 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड और 4 के बाद भी ट्रिपल बॉन्ड। तो एड्रेस क्या बन गया, 2 और 4, ये 2, 4 कौन है, ट्रिपल बॉन्ड डबल है, डबल के लिए क्या लगाते हैं, डाई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, वाई एन इन, आइन, है ना, क्या लगा देंगे, आइन। क्या बन गया, हेक्सा 2 4 डाई आइन, क्लियर। या फिर 2 4 हेक्सा डाई आइन। तो इस तरह से क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड भी डबल बार आ जाए और डबल बॉन्ड भी डबल बार आ जाए। तो हमें काउंटिंग कर लेनी है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, वो ना नंबर, वो एड्रेस, और ब्यूट ब्यूटा, पेंट पेंटा, हेक्स हेक्सा, प्रोप प्रोपा, इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। और 2 बार है इसलिए डाई, और डाई इन वाला है तो इन लगा देंगे, और आइन वाला है तो आइन लगा देंगे। तो इस तरह से अपन ने आज क्या सीख लिया, एक तो आइसोनियो को कन्वर्ट करना यूपीएससी में, दूसरा डबल बॉन्ड 2 बार, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार हो, इस तरह से ये सारी चीज़ें अपन ने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। अब जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी अपन क्या करेंगे, एक तो कुछ फॉर्मूले अपने बाकी रहेंगे, उन फॉर्मूलों को लिखेंगे, और क्या करेंगे उसके बाद जो अपना सिस्टम आएगा, अपन कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे फॉर्मूले के बाद। एक तो अपना आएगा अपर रूप वाला ना, ठीक है, कार्बन्स के अपर रूप पढ़ेंगे, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे बहुलक यानी पॉलीमर। तो ये अपने 2 टॉपिक और बच गए इस लेसन के, वो पढ़ लेंगे, अपना लेसन फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय। So students, again good morning and welcome back in our next class. Yesterday someone messaged me that, sir, how long is this lesson going to take? See, last year when I started this lesson it took a month, because initially what is that unless and until you won't understand the ancient history and the structure, administration, then you won't be able to proceed with medieval period or modern period. इसको कहते हैं ना, इट इज़ लाइक बेस, फाउंडेशन, नींव है ये, तो इसको थोड़ा सा धीरे धीरे ही हमको चलना पड़ेगा, ग्रेजुअली, बट देन ऑल्सो अगेन आई एम ग्रेजुअली गेनिंग सम स्पीड. सो लास्ट वी हैड लर्नड अबाउट गुप्त डायनेस्टी एंड कल्चरल अचीवमेंट्स एंड सोसाइटी. नाउ टुडे वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, as you can see, Vardhan dynasty. See, when we talk about Vardhan dynasty, there were basically 3 major kings of Vardhan dynasty. But among those 3, Harshvardhan was one of the most important king remembered in ancient history because of his contribution in administration, about his dynasty, as well as cultural achievement also. So let's start with Vardhan dynasty. Today we are just going to learn Vardhan dynasty. Next we will today, but I will just try to complete this topic. Okay, so let's move on. Now Vardhan dynasty or Pushyabhuti dynasty.
This dynasty began in 6th century CE near Thaneshwar with Pushyabhuti. इसको इसीलिए पुष्यभूति कहते हैं क्योंकि ये उसका फाउंडर था. पुष्यभूति वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा. इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप. पुष्यभूति वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा. 3 kings were born in this dynasty. Now 3 kings, you will have to just remember this king. So they are Prabhakar Vardhan, first one. Second one is Rajyavardhan, okay, and third one is Harshvardhan. So these are basically 3 major kings of Vardhan dynasty. Prabhakar Vardhan, as you can see. Second one is Rajyavardhan, and third one is Harshvardhan. Right. After the death of Prabhakar Vardhan, the first king, his elder son, सबसे बड़ा बेटा Rajyavardhan ascended the throne. वो गद्दी पे आसीन हुआ. But shortly after his coronation, do you remember the coronation? Coronation word, इसका मतलब होता है a ceremony in which a king or queen ascends the throne. जिस वो समारोह जिसमें राजा या रानी को गद्दी पे बिठाया जाता है उसको coronation कहते हैं. He had to engage in several battles. तो राज्यवर्धन को बहुत सारी battles लड़नी पड़ी. And he was assassinated, murdered, killed by Gaur ruler Shashank in 606 CE. So by this way, first one was Prabhakar Vardhan. After his death, Rajyavardhan became the king, and after becoming king, he had many difficulties. He had to fight many battles, and ultimately he was assassinated by Gaur king Shashank. After this, इसके बाद कौन आया? His younger brother Harshvardhan. Now remember the tenure, कार्यकाल याद रखें उसको. 606 to 47. See, almost 31 years. If in ancient times any king who would rule for 30 to more than 20 years was considered as a great king, क्योंकि इतने साल तक अपना रूल ला के रखना बहुत बड़ी बात थी. Became the ruler who ruled for almost 40 years and expanded his glory. अपनी समृद्धि दूर दूर तक फैलाई. He did not have any children. उसके कोई बच्चे नहीं थे. So Pushyabhuti dynasty ended along with his death. After the death of Harshvardhan, no one was his heir. उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था. Now यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लास्ट हमने ये पढ़ा था that Rajyavardhan was assassinated by the Gaur king Shashank. Now Harshvardhan ascended the throne. उससे आगे situation was extremely critical at the time Harsh ascended the throne. Okay, Gaur, Bengal. Ruler Shashank had assassinated his elder brother Rajyavardhan, and his younger sister Rajshri had went away to some unknown place to save herself. उसकी बहन राजश्री अपने आप को बचाने के लिए कहीं चली गई. In short time itself, Harshvardhan became successful in determining whereabouts of his sister. और जब वो राजा बना उसने अपनी बहन की पहले खोज खबर निकाली. He entered into an alliance with King Bhaskar Varman of Kamrup and sent a large army against Shashank. कामरूप के जो भास्कर वर्मा थे उसके अलायंस का मतलब वैवाहिक रिश्ते बनाए और उनकी कंबाइंड आर्मी को उन्होंने कहाँ भेजा? बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा. Shashank, though in the south, his armies were forced to return back from the banks of river Narmada in around 1620 by King Pulkeshin II. So ऐसा नहीं था कि only Gaur, Shashank was his enemy. उसकी जो अभी आप इसके बाद में मैप देखेंगे उसमें पता चल जाएगा आपको कि जो उनका एम्पायर था उसके दोनों तरफ बहुत सारे एनिमीज भी थे. तो पुलकेशिन ने उसको पुश कर दिया साउथ में. इन इज लॉन्ग टेन्योर ऑफ रूल, अपने लंबे कार्यकाल में ही वेग्ड कंटिन्यूस बैटल्स, वो निरंतर युद्ध में उलझा रहा. क्या कारण क्या था? बिकॉज हिज डायनेस्टीज बॉर्डर वेयर कंप्लीटली सराउंडेड बाय एनिमीज. तो कहीं ना कहीं उसको इंटरसेप्ट करना पड़ता था, उसको डिफेंड करना पड़ता था, रेजिस्ट करना पड़ता था. The boundaries of Harsh Empire extended from snow-laden mountains in north till the banks of river Narmada in south, Ganjam in east till Ballabi in the west. अब यहाँ से इसको अंडरलाइन करना आपको. कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ एक्सटेंसिव एम्पायर. इस विशालकाय साम्राज्य की कैपिटल कन्नौज थी. नाउ दिस वॉज अबाउट बेसिकली हर्षवर्धन, बट नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट. अगर आप एग्जाम में आया 1 और 2 मार्क्स का तो ये लिखना आपको यहाँ से. हर्षवर्धन हैड टेकन अप द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, अंडरलाइन करना है आपको. सेकंड थिंग, ही वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा, पहले भी पुष्यभूति के बारे में बता देगा, इसको टिक करना है. एंड द सन गॉड, और सूर्य भगवान का उपासक था.
बाद में क्या हुआ, लेटर ही वॉज लार्जली इंक्लाइन टूवर्ड्स महायाना बुद्धिज्म। महायान, हीनयान और महायान दो बुद्धिज्म की स्ट्रीम्स है, तो महायान की तरफ वो अट्रैक्ट हुआ। वंस इन एवरी 5 years, हर 5 वर्ष में ही यूज टू ऑर्गेनाइज अ लार्ज सेरेमनी ऑन द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ, जो संगम पॉइंट था, उद्गम दोनों का संगम था गंगा और यमुना का, परफॉर्म चैरिटी एंड अदर वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। वहाँ पे वो लोगों के भलाई के लिए काम करता था, दान देता था। द चाइनीज ट्रैवलर, अगेन टिक करना इसको, यूनसांग हैड ऑल्सो अटेंडेड द 6th सेरेमनी ऑफ हिज काइंड। तो एक चाइनीज ट्रैवलर भी आए थे, तो उसके रिकॉर्ड से पता चलता है। नाउ दिस कम्स अगेन मोर इम्पोर्टेंट, हर्षवर्धन कंपोज 3 plays इन संस्कृत लैंग्वेज। 3 plays बनाए थे, नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। अंडरलाइन करना इसको। हर्षवर्धन had provided shelter to Ban Bhatt, one of the most important poet of ancient history and composer of Kadambari and Harshcharitramanas. Mayur, Shubandhu, Matang Divakar, Ishan and many other scholars along with the Chinese traveler Hensang had visited his dynasty. यानी कि वो एक बहुत बड़ा साहित्यकारों का शरणदाता था, वो उनको वो प्रशंसक था, इसलिए उनको वहाँ पे उसने शरण दे रखी थी। Now next in this map, if you can see now this shaded part from here to all this part is Harshvardhan's empire, okay? And then this is the image of King Harshvardhan. You can see in the here you can see some shadow of Buddhism in this picture. This is more clear in your book, okay? So this was Harshvardhan. So today's part from so important name of 3 kings, Prabhakarvardhan, Rajyavardhan and Harshvardhan. Then about Harshvardhan, his extension of his dynasty, then what he did in his time, gained the title worshipper of Lord Shiva and sun god, and then slowly laterally inclined towards Mahayana Buddhism, okay? Then again his compositions in Sanskrit, and then the literary persons who took surrender or who were sheltered in his dynasty. इन सब चीज़ों को एक बार वापस पढ़ना, okay? And tomorrow we will start with you can see Pal dynasty, Rashtrakoot, Gurjar Pratihar, okay, up to here, and then next one will be Chol dynasty. गुड मॉर्निंग। अब तक हमने गुप्त वंश के साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तकालीन समाज। अगर भारत के इतिहास में किसी राजा के काल को स्वर्ण काल माना जाता है तो गुप्त काल को। अगर प्रश्न आ जाए हैं किस राजवंश को स्वर्ण काल कहा गया है तो गुप्त वंश को। गुप्त वंश ही जिसकी क्या है सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धि इतनी बढ़िया है कि जिस कारण से इसे स्वर्ण काल कहा गया है। अगर भारत में अभी वर्तमान में जो भी साहित्य हैं, अगर कहें महाभारत, रामायण, जिसका वास्तविक रूप जो व्यवहारिक रूप है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है, उसका अगर रचयिता अगर कहें तो बाद में हुआ था, पहले मौखिक था, तो लिखित रूप में इसी काल में हुआ था। जितने भी नाटक हैं, काव्य हैं, सभी का लिखित रूप इसी काल में हुआ था। इसके अलावा भी सभी सांस्कृतिक और ये कलात्मक चीज़ों का उद्भव भी इसी काल में हुआ था। इसमें सबसे पहले 2 नाम आते हैं, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। इन्होंने वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रोत्साहित किया था। अगर कहा जाए कि अगर धर्म मुख्य रूप से वैदिक धर्म जो हिंदू धर्म है वही था, इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी प्रोत्साहन किया था। ऐसा नहीं है कि उनको दबाया, उनका भी प्रोत्साहन किया था, परंतु इन राजाओं में से किसी ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार या जैन धर्म स्वीकार नहीं किया। जैसे मौर्य काल में
जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, वैसे ही इन्होंने किसी राजाओं ने कोई भी धर्म स्वीकार नहीं किया, केवल जो वैदिक हिंदू धर्म है वही सनातन धर्म को अपने वंश का धर्म रखा था। जिसमें अंडरलाइन करेंगे, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने धर्मानुसार अश्वमेध यज्ञ करवाया। इन राजाओं में केवल 2 राजा हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि किताब अपने पास होनी चाहिए, अगर किताब है तभी ये पढ़ पाओगे। एक बार ये पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद किताब लो और वीडियो चालू करो। अगर नोट्स बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अपनी ये किताब है, जैसे मैंने कर रखा है, ऐसे मार्कर ले सकते हो या पेन, कोई भी ब्लू पेन, रेड पेन, उसी जो मुख्य बिंदु है उन पे ऐसे अंडरलाइन कर देना है या मार्कर से उस पे कर देना है। तो क्या रहेगा, जैसे कॉपी में नोट्स बनाया तो नोट्स ही पढ़ेंगे, परंतु अब इसमें क्या जो हाईलाइट कर रखे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, पर उसके समझने के लिए उसके पास का जो मैटर है वो भी अगर पढ़ लेंगे हम तो पूरा मैटर अपने को समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अपन है समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने धर्मानुसार अश्वमेध भी करवाए हैं, ठीक है। ये 2 राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त, ये अंडरलाइन करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फरहान भारत आया था। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित एवं उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर का भार भी बहुत कम था। यानी कर पहले ही पढ़ चुके, अपन 1/4 से घटाकर 1/6 कर दिया था। अब यहाँ पर अपन मुख्य बिंदु पे आते हैं, सॉरी यह अंडरलाइन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, तथा रघुवंश, ये नाटक है और ये महाकाव्य के रचयिता कौन है, सब जानते हैं, कालिदास। और किस काल में हुए थे, गुप्त काल में। फिर है मृच्छकटिकम, नाटक के लेखक शूद्रक, ये अंडरलाइन यहाँ तक हो जाएगा। मुद्रा राक्षक के नाटक है विशाखा दत्त। फिर है सुविख्यात कोशकार अमर सिंह, गुप्त काल में ही हुए। अब यहाँ पर आ गया रामायण महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई थी। उससे पहले क्या थी, ये मौखिक के ऐसे जो पीढ़ी दर ब्राह्मण थे अपने शिष्यों को मौखिक सुनाते रहते थे, परंतु इस काल में इसको वर्तमान रूप दिया गया, एक बुक में लिखा गया था। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वहार मिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिष विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था, अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। यूरोप वाले ये कहते हैं कि दशमलव का आविष्कार हमने किया है, परंतु भारत, अगर विश्व अब वर्तमान में मानते हैं कि दशमलव का आविष्कार भारत में हुआ, ये मुगलों जो आए थे अरब कंट्री से, जो भी मुगल थे वो भारत में आए थे, उन्होंने ये प्रणाली यूरोप तक पहुंचाई। उस काल में वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला के परिणाम झांसी के, कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाएं, दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची मूर्ति बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज में स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलती है, जो ये सारे उपलब्ध आज भी हैं। अब है गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभाजित। मौर्य काल में भी यही था, उसमें जरूर चाणक्य, कौटिल्य ने ये कहा था कि समाज 7 वर्गों में विभाजित था। उसमें था अलग अलग, पर गुप्त काल में आते आते फिक्स 4 हो गए और ये जन्म के अनुसार ही हो गए थे। वैदिक काल में अपन पढ़ते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म या कह सकते हैं कार्य अपना सकता था, परंतु अब इसमें जन्म के आधार पर हो गया, जैसे भी वर्तमान में है। ब्राह्मण, वैश्य, ठीक है, क्षत्रिय और शूद्र। सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण, उसके बाद आते हैं क्षत्रिय जो देश की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ दान करवाते हैं, क्षत्रिय करते हुए राष्ट्र की रक्षा करते हैं, वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था और शूद्र का कार्य इन तीनों की सेवा करना। ये इस समय विभाजित कार्य का विभाजन था। वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म से ही था। समाज में स्त्रियों की स्थिति ठीक ठाक कह सकते हैं अपन, व्यवस्थित थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था।
स्वयंवर प्रथा विद्यमान थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियाँ मुद्रावशिक्त करण अम्बठ पराशव आदि उग्र जातियाँ थी। कायस्थ गुप्त वंश में एक वर्ग था, परंतु बाद में एक जाति के रूप में अस्तित्व आ गया था। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण था। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। ये उसका सामाजिक गुप्त काल का सामाजिक जीवन, ये पूरा अब गुप्त काल समाप्त। अब हम पढ़ेंगे वर्धन वंश, उसके बाद चोल वंश, पल्लव वंश, गुर्जर वंश, एक एक टॉपिक अपन लेंगे। तो आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे वर्धन वंश।